Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will start a new subject of Indian economy. इसकी जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको इंडियन इकॉनमी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है उसमें हम इंडियन की अगर हम बात करें कि इंडियन क्या है, इंडियन इज़ रिलेटेड टू इंडिया, मतलब कोई भी चीज़ जो इंडिया से संबंधित है, भारत से संबंधित है, इंडिया से रिलेटेड है तो उसे हम बोलेंगे इंडियन। सेकंड इज इकॉनमी मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी अरेंजमेंट जो हम करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जितनी भी नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बींग्स की, तो उन नीड्स को, उन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जब भी कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं इकॉनमी। अब किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? जो मेन नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की, तो वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी दैट मीन्स टू फूड, कपड़ा क्लॉथिंग एंड मकान शेल्टर, मतलब एक छत होना, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। तो ये तीन बेसिक नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की, और इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसे हम इकॉनमी के अंदर लेते हैं। इसमें टू मेन कंसेप्ट आते हैं। द फर्स्ट इज द डेवलपमेंट एंड सेकंड इज ग्रोथ। फर्स्ट है डेवलपमेंट क्या कहता है कि अगर एक कंट्री के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, रहने वाले हैं, तो उनकी अगर लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो इकॉनमी है, जो ये कंट्री है, वो क्या है, एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ को कभी भी हम ह्यूमन बींग से रिलेट नहीं करते हैं, हम ग्रोथ को रिलेट करेंगे जीडीपी से, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट इज़ जीडीपी। अब जो जीडीपी मतलब प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन अगर वहाँ के जो लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे होंगे, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे जीडीपी, और जीडीपी जब बढ़ रही है तो उसे हम बोलेंगे ग्रोथ। अब कई बार क्या होता है कि एक कंट्री में ग्रोथ तो हो रही होती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर एक इकॉनमी को अच्छा बनाना है तो उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी होनी ज़रूरी है और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होनी ज़रूरी है। मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट्स को लेकर चलना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए, तभी हम क्या है अंडर डेवलप्ड से या डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा सकते हैं। अब इंडियन इकॉनमी की थोड़ी पास्ट की बात करते हैं, हम थोड़ी बेसिक सी चीज़ें करेंगे कि इंडियन इकॉनमी में क्या क्या हुआ, हमारी इंडिया में क्या क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें आज हम स्टडी कर लेंगे। अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। ठीक है। सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो इंडिया थी उसके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा गोल्ड था कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप गोल्ड दे के उस चीज़ को खरीदोगे, कोई चीज़ बेचनी है तो आप क्या करोगे, गोल्ड ले लोगे उस पर्सन से। ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड के वे से ही जो ट्रेड है वो चलता था, बार्टर सिस्टम से पहले गोल्ड का ट्रेड चलता था। ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये आई कि जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इंडिया के पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ये लगा क्यों ना इस जो गोल्ड है उसको अपना बना लिया जाए या इसको लूट लिया जाए। तो इसी तरीके से बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज थे या फॉरनर्स थे, वो इंडिया में आए और उन्होंने क्या है जो भारत है उसको लूटा। अब बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा भी आए हैं जिन्होंने उन ब्रिटिशर्स को या जो भी देश को लूटने आते थे तो उनको मार के, उनको क्या है कईयों को भगा दिया और कईयों को मार दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ, जिससे ये माना जाता है इस टाइम पीरियड से कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इंडिया में एंट्री हो गई थी। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक न्यू रूल रेगुलेशंस जो हैं वो फ्रेम करने शुरू कर दिए, जिससे उनको प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और इंडिया का क्या हो, इंडिया लॉस में चला जाए। ठीक है। इंडिया लॉस में चला जाए मतलब कि जितना भी इंडिया के पास गोल्ड था, जितने भी पैसे थे, जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे, जिनकी स्कार्सिटी तो बिल्कुल नहीं थी इंडिया में,
जितने रिसोर्सेज थे वो सारे रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज थे उनकी स्कार्सिटी देखने को मिली। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी मतलब कि एक ऐसी कंट्री जिस पर किसी का शासन हो या जिस पर किसी का कब्जा हो। और इन्होंने क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया पर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया। तो अब जो ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था इसको 3 तरीकों से किया गया। अब हम वो करते हैं, वो 3 तरीके कौन से थे जिससे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया गया था। हमारी कंट्री में 3 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। तो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किसका किया, प्राइमरी सेक्टर का किया, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड इन्होंने किया सेकेंडरी सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। थर्ड इसमें आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स पे इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। किस तरीके से किया वो हम करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। इसमें सबसे फर्स्ट इन्होंने एक सिस्टम चलाया था जिसे हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी कहा जाता है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। और इसमें देखो ये जो रिलेशनशिप दिखाता है वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप दिखाता है। ट्रायंगुलर मतलब इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट इज गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज द जमींदार जिसे हम बोलते हैं, जो कि ओनर होता है किसी भी लैंड का। ठीक है। थर्ड जो हमारा इसमें आता है वो थे टिलर्स। टिलर्स मतलब कि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिन्हें एज अ लेबर यूज़ किया जाता था। तो ये 3 लोग इसमें आते हैं और इसे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज़ किया किसको, जमींदार को भी और टीलर्स को भी। किस तरीके से यूज़ किया, इन्होंने क्या कहा, जमींदार जो हैं इसको ओनर बना दिया जाए किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है। जो भी हमारे पास लैंड है उसकी जो भी लैंड है उसका जो ओनर है वो जमींदार को बना दिया जाए। और जो टीलर्स है वो क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट करेंगे, जितना एक जमींदार लेना चाहेगा उतनी पेमेंट इनको क्या है करनी पड़ेगी। और जमींदार इसको एक पेमेंट करेंगे जो कि फिक्स्ड अमाउंट होगा, जो कि पहले ही इन्होंने फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उतनी ही जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को दी जाती है। और गवर्नमेंट जो है वो फ्री कर देती है जमींदार को कि आप जितना अमाउंट टिलर से लेना चाहते हो आप उतना क्या है ले सकते हो। और इस तरीके से अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन होता था टीलर्स का। एट द एंड जो ये टीलर्स होते थे वो लैंडलेस हो जाते थे और इनके ऊपर इतना डेट हो जाता था कि इनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते थे। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। किस तरीके से ख़त्म किया, हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। इवन नॉट ओनली द इंडिया बट ऑल्सो इन द फॉरेन नेशंस में भी जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड था इंडिया का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस फॉरेन जो भी हम इंडिया का हैंडीक्राफ्ट फॉरेन में बेचते थे उस पर इन्होंने क्या किया, हाई रेट ऑफ टैक्स या ड्यूटी हम बोल सकते हैं, हाई रेट ऑफ ड्यूटी इन्होंने लगा दी। हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगाने से क्या हुआ, फॉरेन में जाके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए और प्राइस बढ़ने से वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो गई। क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा जो सामान होगा तो लोग इतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। इसीलिए इन्होंने एक सिस्टमेटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इसे एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक वे से इन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप बाहर एक्सपोर्ट करो, लेकिन इन्होंने जो ड्यूटी है वो इतनी ज़्यादा लगा दी कि जो लोग हैं वहाँ के वो परचेज नहीं कर पाए। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ machine made products from Britain।
ब्रिटेन से जितना भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स होता था उसको इंडिया में टैरिफ फ्री, मतलब बिना किसी भी ड्यूटी के वो क्या करते थे, वो इंडिया में इंपोर्ट करवा लेते थे। और जब भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था उस प्रोडक्ट को, तो उसका प्राइस देखो, मशीन मेड है तो क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, हैंडमेड से ज़्यादा उसमें सफाई होगी, और जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, प्राइस भी कम होगा, क्वालिटी अच्छी प्राइस कम। और लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिल रही थी, और लोगों की जो डिमांड थी वो चेंज हो रही थी। जो भी लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिल रही थी। तो इंडिया के लोगों ने क्या किया, जो ये मशीन मेड प्रोडक्ट से जो ब्रिटेन से मंगाए जा रहे थे इंडिया में, वो परचेज करने शुरू कर दे और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब हैंडीक्राफ्ट कोई खरीद नहीं रहा तो उसका प्रोडक्शन क्यों करे। तो इस तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट है उसका सिस्टमेटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मतलब जो वो इंडस्ट्रीज थी उसको हटा दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या फ़र्क है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है उसको सेटअप करना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनको भी क्या है, ख़त्म कर देना, क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं जा रही हैं, उनका कोई डिमांड नहीं है, तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इस बेसिस पे एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और इस तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट किया गया। थर्ड इसमें आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर या फिर हम फॉरेन ट्रेड कह सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। अब फॉरेन ट्रेड में हम इनमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ ड्यूटी फ्री ट्रेड, एक एक्सपोर्ट आएगा और एक इम्पोर्ट आएगा। और सेकंड इसमें आता है ड्यूटी हाई होती है, जिसमें हाई ड्यूटी ट्रेड हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ड्यूटी है इसका मतलब है टैरिफ। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो आता है वो है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किन चीज़ों का किया जाता था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया से बाहर भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी और उस पर किसी भी तरह की टैरिफ ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। अब टैरिफ ड्यूटी किन पे नहीं लगाई जाती थी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे नहीं लगाई जाती थी जो कि ब्रिटेन में भेजी जा रही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स थे, जिनको जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगी, और कन्वर्ट करने के बाद महंगे रेटों पर, हाई प्राइजेस पे क्या है, इंडिया को वही चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट करेगी, और उस पर भी क्या है, हमारी जो ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। और यहाँ पर देखो, अगर वो जो ब्रिटेन है वो हमें एक्सपोर्ट करेगी तो हम वहाँ से क्या है, इंपोर्ट करवाएंगे, जो कि टैरिफ फ्री है। टैरिफ फ्री हम इंपोर्ट करवा रहे हैं ब्रिटेन से बना हुआ फिनिश्ड गुड्स मेड इन ब्रिटेन। और नेक्स्ट इसमें कहता है कि हाई टैरिफ जो होता था वो क्या होता था, हम एक्सपोर्ट करते थे। किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे? हम एक्सपोर्ट करते थे हमारी जो फिनिश्ड गुड्स होती थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप टू दिस वीडियो, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much for listening me very carefully.